वेलकम बैक। अभी तक आई होप आप लोगों ने लास्ट के 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे। अभी हम मॉड्यूल 1 का तीसरा पार्ट कवर करेंगे, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, इसमें हम बेसिकली दो मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक होगा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एंड दूसरा होगा ग्रीन एनर्जी सोर्सेज, जिसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। एंड लास्ट में हम अपने की पॉइंट्स कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में पहला टॉपिक आता है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या है? These are the traditional energy sources that have been used for a long time. They are primarily fossil fuels which are non-renewable. Basically, ये ऐसे तरह के ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो काफ़ी लंबे स्तर से यूज़ किए जा रहे हैं। बेसिकली इट इज़ अ वेरी रिलायबल सोर्स जो हम बहुत पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। इसका मेन एग्जाम्पल हो गया फॉसिल फ्यूल, जो कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसके की एग्जांपल्स जैसे कि मैंने बोला, फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं कोल, पेट्रोलियम ऑयल एंड पेट्रोलियम ऑयल। यही दो एग्जांपल दिए हैं। की एग्जांपल्स, नंबर 1 कोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है। बहुत ज़्यादा मात्रा में भी और बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है। और इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जियोथर्मल पावर प्लांट्स आपने देखे होंगे, उसमें जो बहुत बड़े बड़े चिमनी जैसे देखे होंगे ना, जब आप लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हो, बीच रास्ते में बड़े बड़े चिमनी जैसे दिखते हैं, वो दे आर जियोथर्मल पावर प्लांट्स। वहाँ पे कोल को जला के उस कोल को गर्म करके उससे जो धुआं निकलता है उससे बड़े बड़े टर्बाइंस को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। उसमें कोल का इस्तेमाल होता है। इसके सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स पढ़ लेते हैं। इट इज़ सिंस ये कोल है जो कि प्योरली कार्बन से बना होता है, तो इसका सबसे पहला पॉइंट हो गया हाई कार्बन एमिशन। बहुत ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस होता है। इट इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू climate change. Basically, usage of coal is a major contribution, has a major contribution to climate change. अगला है एयर पोल्यूशन। सिंस हमने वापस से जैसा पता है कि कोल कार्बन का बना होता है, तो उसको जलाने में बहुत सारे अलग अलग टाइप के गैसेस निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। एंड इसके माइनिंग इम्पैक्ट्स भी होते हैं। जब हम कोल बहुत ज़मीन के काफ़ी अंदर पाए जाते हैं, तो उसको जब माइन किया जाता है तो उससे लैंड डिग्रेडेशन, वाटर कंटेमिनेशन जैसे इश्यूज भी आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, पेट्रोलियम और ऑयल। पेट्रोलियम इज वाइडली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, ये सब तो आपने सुना ही होगा, ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स में यूज आते हैं। पेट्रोलियम इज वाइडली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हीटिंग में भी काफ़ी काम आता है। गैसोलीन का काम हीट बर्नर्स में आते हैं काम, हीटर्स में काम आते हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इसके सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो गए। नंबर 1 ऑयल स्पिल जैसे कि आपने देखा होगा, बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स, उसमें पेट्रोलियम्स भर के ले जाते हैं। तो सपोज अगर कुछ अचानक से कुछ हो जाए, तो जो ऑयल टैंकर है वो लीक कर जाए, तो बहुत बड़े बड़े ऑयल स्पिल्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वाटर मरीन एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया एयर एंड वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन तो मैंने बता दिया, एयर जब उसको बर्निंग करके जो हार्मफुल गैसेस एमिट होते हैं उससे एयर पोल्यूशन कॉज होता है। एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन, सिंस हम जैसा कि हमने देखा कि पेट्रोलियम कोल, पेट्रोलियम, इनको जलाने से ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। उससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी होता है। एंड डाउट से ओके। दूसरा मेजर टाइप ऑफ एनर्जी है ग्रीन एनर्जी सोर्सेज, जिसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। इसका डेफिनेशन है, these are energy sources that are naturally replenished and have minimal or no environmental impact.
ये ऐसे तरह के एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो नेचुरली रिप्लेनिश होते हैं और इनका ऑलमोस्ट ना के बराबर या फिर बिल्कुल ही नहीं के बराबर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। सो दीज आर द टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज जो नेचुरली रिप्लेनिश होते हैं और इट हैज़ ऑलमोस्ट नो इम्पैक्ट इन ऑन एनवायरमेंट। इसके की एग्जांपल्स हो गए, बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं लाइक इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोमास। ये 4 तरह के, चारों को कवर करेंगे एक एक करके। सोलर एनर्जी is the process of harnessing energy from sun using solar panels, photovoltaic cell to generate electricity। बेसिकली सोलर एनर्जी प्रोडक्शन एक ऐसा टाइप का एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें हम सूरज की एनर्जी को सोलर पैनल्स की मदद से या फोटोवोल्टाइक सेल्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेज हो गए, ये क्लीन एनर्जी होता है, मतलब कुछ रेसिड्यू नहीं होता इसका। इट इज़ अ रिन्यूएबल, बेसिकली बार बार हर दिन रिप्लेनिश होता है। अब इट इज़ अबंडेंट इन मैनी रीजन, जहाँ जहाँ अच्छे तरीके से अबंडेंट सनलाइट गिरती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी प्रोडक्शन। बेसिकली इसके लिए बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे भी एक सोलर पैनल लगा के आप खुद के लिए भी एक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज हो गए, इट इज़ इंटरमिटेंट, दैट इज़ मतलब ये डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। अगर सूरज है तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, सूरज नहीं है तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा। एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है स्टार्टिंग में, बट एक बार अगर सेट हो गया तो काफ़ी लाइक नॉर्मल आपके इलेक्ट्रिक बिल से तो सस्ता ही पड़ेगा। So yeah, you can always choose solar energy instead of your own like normal conventional electric energy source. अगला आता है tidal energy. Tidal energy is the process of producing energy utilizing the rise and fall of tides to generate electricity through tidal turbines. Basically ये एक ऐसा तरह का एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें जो बंगाली में जुआर बोलते हैं एंड हिंदी में आई डोंट नो क्या बोलते हैं। बंगाली में तो जुआर होता है, इंग्लिश में टाइड्स होता है। बेसिकली जब आपने नोटिस किया होगा कि रात के वक्त पानी का जो स्तर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और सुबह के वक्त पानी का स्तर नीचे गिर जाता है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटी। सो ये पानी का बहा ऊपर और नीचे जाना, जुआर का ऊपर और नीचे होना, लाइक क्या कहते हैं, हाँ, सो इसकी मदद से हम टाइडल टर्बाइंस लगा के एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं इस प्रोसेस से। इसके एडवांटेज होते हैं, ये प्रेडिक्टेबल होता है, जैसे कि मैंने बोला कि सुबह टाइड्स नीचे गिरेंगे, रात को टाइड्स ऊपर उठेंगे। ये रिलायबल होता है क्योंकि ये रोज़ होता है। it is almost have low like it has very low environmental impact compared to other renewable resources. बहुत कम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। इसके डिसएडवांटेज हो गए, जियोग्राफिकली लाइक लिमिटेड जियोग्राफिकल अवेलेबिलिटी, मतलब हर जगह नहीं सेट हो सकता। जहाँ पे बड़े बड़े लाइक आई वुड से एट द वेरी लीस्ट सी लेवल के वाटर बॉडीज़ हैं, वो सिर्फ वहीं पे टाइडल एनर्जी प्रोडक्शन का लाइक इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जहाँ पे, बट आई डोंट थिंक तो नदियों से लाइक कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली सी से ही हो सकता है, जहाँ पे एट द वेरी लीस्ट सी लेवल का लाइक वाटर बॉडी है, वहीं पे टाइडल एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा सकता है। एंड इट हैज़ ऑल्सो पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन मरीन इकोसिस्टम, जैसे कि हमने कवर किया था कि लो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है बट नो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहता है मरीन इकोसिस्टम पे, तो वो उसको देखते हुए चलना पड़ता है हमें। अगला है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज द प्रोसेस ऑफ हार्नेसिंग हीट फ्रॉम विद इन द अर्थ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और फॉर डायरेक्ट हीटिंग। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि एक ऐसा टाइप का एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें हम सूरज बोल रहा हूँ, अर्थ की जो गर्मी है, लाइक जो लावा लाइक टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे जो लावा है उससे जो गर्माहट प्रोड्यूस होता है, हार्नेसिंग द हीट, उसको हम हार्नेस करते हैं
और उसकी मदद से टरबाइन लाइक सपोज जो हीट आ रहा है उसको पानी से टकरा के जो भाप तैयार होगा उससे टर्बाइंस को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, या फिर उसी हीट का डायरेक्टली इस्तेमाल करता है हीटिंग प्रोसेसेस के लिए। इसके एडवांटेज हो गए, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, मतलब सेंस अर्थ के नीचे से जो लावा है वो तो हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा, तो इसके ऊपर कभी भी रिलाई कर सकते हैं, कभी हर वक्त रिलाई कर सकते हैं। इट इज़ कंसिस्टेंट, लावा तो हमेशा ही प्रेजेंट रहेगा, जो गर्माहट है, हीट प्रोड्यूस होता है हीट के अर्थ के अंदर से, वो तो हमेशा ही रहेगी एज लॉन्ग एज जो अंदर का कोर है वो डेड ना हो जाए, और उसके डेड होने में तो काफ़ी करोड़ लाखों अरबों साल बचे हैं, तो ये कंसिस्टेंट है। एंड इट इज़ अ लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, सिंस हम लोग हीट डायरेक्टली इस्तेमाल करें, हमको जला नहीं रहे हैं, इस हीट को ही डायरेक्टली ट्रांसफ़र करके पानी के साथ टकराव करके लाइक भाप का जनरेशन से हम लाइक टर्बाइंस घुमा रहे हैं, तो इसके ऑलमोस्ट बहुत कम ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। हाँ, अच्छा, अगला है डिसएडवांटेज। इसके डिसएडवांटेज है लिमिटेड जियोग्राफिकल एक्टिविटी, जहाँ पे लाइक एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, सिर्फ वहीं पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पोटेंशियल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं, बेसिकली जब हम सेस्मिक प्लेट से खिलवाड़ करते हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स है अगर उनसे खिलवाड़ करेंगे तो उससे भूकंप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सेस्मिसिटी बढ़ जाती है, सेस्मिसिटी इंड्यूस हो जाती है। अगला और आखिरी ग्रीन एनर्जी सोर्स है बायोमास। बायोमास इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन यूटिलाइजिंग ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट टू जनरेट एनर्जी थ्रू कंबशन और कन्वर्जन टू बायोफ्यूल। बेसिकली एक ऐसा टाइप का एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, जिसकी मदद से हम एनर्जी जनरेट करते हैं थ्रू या तो उसको जला के या फिर उस ऑर्गेनिक मैटर को बायोफ्यूल में कन्वर्ट करके। आप लोगों ने गांव में देखा होगा वो जो बायो कंटेनर्स होते हैं जिसमें सारा लाइक ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, उससे बायोफ्यूल प्रोड्यूस होता है, बायोफ्यूल का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी एज एन एनर्जी सोर्स। इसके एडवांटेज हो गए, इट इज़ रिन्यूएबल, इट इज़ कार्बन न्यूट्रल इन थ्योरी, मतलब कार्बन न्यूट्रल तो थ्योरी, इन थ्योरी ये कार्बन न्यूट्रल होता है, बट लाइक होता नहीं एक्चुअली, क्योंकि देखा जाए तो बायोफ्यूल का मेन कंपोनेंट होता है मीथेन, नॉट कार्बन। सो इसलिए कार्बन न्यूट्रल कहा जाता है इन थ्योरी, बट तभी भी थोड़ा बहुत कार्बन प्रोडक्शन होता है इसमें भी। एंड इट कैन ऑल्सो रिड्यूस वेस्ट डिस्पोजल इश्यूज़, कि वेस्ट को डिस्पोज कहाँ करें, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो डायरेक्टली बायो कंटेनर्स में डाल देंगे तो उससे बायोफ्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा, तो और जो डिस्पोजल का इशू है वो भी ठीक हो जाएगा, एंड जो एनर्जी प्रोडक्शन का इशू है वो भी उसका भी आंसर मिल जाएगा। इसके डिसएडवांटेज होते हैं, इट कैन लीड टू डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंज। बेसिकली बायोमास या फिर बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स बनाने पड़ते हैं, तो इट कैन क्रिएट डिफॉरेस्टेशन, और लाइक सेंस उससे स्मेल भी बहुत आता है, तो फिर वो तो लाइक बीच पब्लिक एरियाज में तो बनाए नहीं जा सकते, तो थोड़ा दूर बनाना पड़ता है, तो इट कैन कॉज डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंज। एंड इट हैज़ ऑल्सो पोटेंशियल फॉर एयर पोल्यूशन इफ़ नॉट मैनेज प्रॉपरली। जो बायो कंटेनर्स होते हैं उसको एकदम एयर टाइट सील करना पड़ता है, अदरवाइज उसके अंदर से लाइक सारे जो हार्मफुल गैसेज है वो बाहर रिलीज हो सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट मॉड्यूल का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें कुछ डाउट्स है तो बताइए, अदरवाइज मैं की पॉइंट्स पे जाऊँगा। सो एनी डाउट्स? Okay, so let's cover the key points. Key points है, the transition to renewable energy source is crucial for mitigating climate change and ensuring a sustainable energy future. Basically आज के टाइम पे अगर आपने नोटिस किया होगा, न्यूज़ देखते होगे, तो देर बहुत लाइक होड़ है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के ऊपर शिफ्ट होने की एक रेस ही बनी पड़ी है इस दुनिया में। बेसिकली दैट इज़ बिकॉज कि जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लाइक एक्स्ट्रा लाइक क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द टर्म, स्पॉइल नहीं,
एनीवे मतलब बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ के कारण क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं, लाइक हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को थ्रेट भी एक तरह का कि उनके लिए कुछ बचेगा नहीं, तो देर इज़ अ लाइक अ रेस ऑफ लाइक ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। दूसरा पॉइंट है ईच एनर्जी सोर्स हैज़ इट्स own advantage and disadvantage, and the most suitable option depends on various factors like location, technology, economic feasibility। मतलब जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमने कवर किए या फिर नॉट जस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सब तरह के एनर्जी सोर्सेज का खुद का एडवांटेज होता है, खुद का डिसएडवांटेज होता है। और लाइक कौन सा एनर्जी सोर्स चुने ये काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है, जैसे कि लोकेशन, जैसे तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी है या नहीं, तुम्हारे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर ऑनगोइंग टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। जैसे कि मैंने बोला कि एक रेस है फ्रॉम टू क्रिएट अ ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा है ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज है उसकी एफिशिएंसी और उसके कॉस्ट इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव किया जा सके। सो एनी डाउट्स? ओके, सो इसी के साथ हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल पूरा कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड मॉड्यूल कवर करेंगे। थैंक यू फॉर द लेक्चर। गुड बाय, नॉट गुड बाय, बाय।